नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मिडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मेनली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज एंड आर्किटेक्चर में और रेवेन्यू सिस्टम में क्या बदलाव किए गए। तो ये जो पूरा चैप्टर है, दिस इज काइंड ऑफ पार्ट 2 फॉर अकबर। इससे पिछले वाले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 20 में, हमने अकबर की जो हिस्टोरिकल कॉन्क्वेस्ट वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ा था। दैट वॉज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट वाला पार्ट। तो यहाँ पर रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, इन सभी को हम पढ़ें उससे पहले एक बार ब्रीफली आपको मालूम होना चाहिए कि मुगल एम्पायर के अंदर एक क्रोनोलॉजी क्या चल रही है। तो बाबर, हुमायूं एंड देन वी आर ऑन टू अकबर। 50 साल का टाइम पीरियड है। ईयर याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आसपास के सवाल पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा कि अकबर की डेथ कब हुई, लेकिन सवाल इस तरह से आ सकता है कि यह घटनाक्रम अकबर के जीवन काल में हुआ या नहीं। तो इस तरह के क्रोनोलॉजी के सवाल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आते हैं। पाथफाइंडर पर लगभग पूरा यूपीएससी का सिलेबस आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। तो आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड डू लाइक द वीडियोस इफ यू रियली लाइक देम। अगर कुछ गलत लग रहा है, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहते हैं तो कमेंट में यू आर मोस्ट वेलकम। पिछले लेक्चर्स के पीडीएफ आपको सारे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और लेक्चर नंबर 20 का भी पीडीएफ अपलोड किया जा चुका है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पाथफाइंडर की टीम आप लोगों के लिए एक बैच लेकर आई है जिसका नाम है अग्निपथ बैच। ये देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी प्रिपरेशन बैच है। ओनली फॉर 8,000 रुपीज़ आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं और इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस सबकी तैयारी करवाई जाएगी। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। हमारा पिछला बैच शुरू हुआ था 2 हफ्ते पहले। इतनी ज़्यादा बच्चों की अच्छी रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने सेकंड बैच लॉन्च किया है जो कि कल यानी कि 16 जून, प्रोबेबली आप ये वीडियो 16 जून के बाद देख रहे होंगे, तब शुरू हुआ है। तो आप इस बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए जो लिंक है वो नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएंगे। महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। इसमें लाइव क्लासेस हैं, 40 प्रीलिम्स और 10 मेंस की टेस्ट सीरीज है, मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द मुगल एम्पायर। देखिए, मुगल एम्पायर अकबर की डेथ के समय जो लाइट ब्राउन कलर में एरिया है यहाँ तक फैल चुका था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, इनके बीच की पॉलिटिक्स कल मैंने आपको बताई थी। मलिक अंबर, चांद बीबी, इन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी जानकारी रखिएगा। तो ये सिचुएशन है मुगल एम्पायर की इन नॉर्थ इंडिया। इट वॉज ऑलमोस्ट रीचिंग अप टिल डेक्कन। और 1605 में ये स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अहमदनगर के भी कई एरियाज, खास करके बिरार वगैरह, ये मुगल एम्पायर में शामिल हो गए थे। तो अफगानिस्तान से लेकर सेंट्रल इंडिया की टेरिटरी राइट अप टू मालवा, बिरार, ये सब कुछ मुगल एम्पायर के अधीन है। तो काफ़ी बड़ी टेरिटरी है। आफ्टर द गुप्ता एम्पायर इतना बड़ा यूनाइटेड एम्पायर इंडिया में नहीं देखा गया था। नॉर्थ इंडिया में, दक्षिण भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर भारत में गुप्ता टाइम पीरियड के बाद में इतना बड़ा एम्पायर बनाने वाले कौन थे? मुगल्स ही थे। तो अब बात करते हैं हम रिलीजियस पॉलिसी की। तो देखिए, अकबर खुद एक सुन्नी मुस्लिम था। द एंटायर मुगल डायनेस्टी वॉज अ सुन्नी मुस्लिम डायनेस्टी एंड ही वॉज रिलीजियस इन द अर्लियर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। शुरुआत में ही वॉज वेरी पायस, वेरी रिलीजियस। और क्योंकि शुरुआती जो इनके संपर्क थे वो कई सारे सूफी सेंट से भी थे, जैसे कि शेख सलीम चिश्ती, जिनके नाम के पीछे अकबर ने अपने बेटे का नाम रखा था सलीम। कई सालों तक अकबर को बेटा नहीं हुआ था, फाइनली बेटा होने पर उसका नाम रखा गया सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर टाइटल ले लेगा आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड व्हेन ही बिकम्स द एम्परर। तो सलीम चिश्ती जो हैं ये कहाँ पर रहते थे? फतेहपुर सीकरी नाम की जगह है जो आगे कैपिटल भी बनेगी। अब अकबर की बचपन में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, एजुकेशन नहीं हुई थी क्योंकि वो पूरे समय अपने पिताजी के साथ इधर उधर मूव अराउंड ही कर रहे थे। आपको याद होगा हुमायूं को कितना भटकना पड़ा था। तो इसीलिए फॉर्मल एजुकेशन अकबर को नहीं आती थी। ही डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, विच फॉर अ किंग इज अ बिग ड्रॉबैक। एक राजा के लिए ये नहीं जानना कि लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। लेकिन अकबर का दिमाग तेज था। ही कॉट अप वेरी फास्ट। कई चीज़ें उसने टीनेज में सीख ली एंड लेटर ऑन वो कई इंटेलिजेंट लोगों का साथ रखता था। तो देखो, एक शेख मुबारक थे, उनके 2 बेटे हैं, अबुल फैजी एंड अबुल फजल। तो फैजी और फजल जो है ये अकबर के काफ़ी अच्छे कंपेनियन बन जाते हैं। आगे चलकर ये नवरत्न का हिस्सा भी बनेंगे एंड दे वर वेरी गुड राइटर्स एंड पोएट्स। तो इनके संपर्क में आने के बाद से अकबर को काफ़ी नॉलेज भी गेन होती है। फिर उसके बाद अकबर ने अपनी रिलीजियस पॉलिसी आफ्टर मैरिंग अ राजपूत प्रिंसेस काफ़ी रिलैक्स कर दी थी, क्योंकि राजपूत राजाओं ने सबसे पहले यही प्रॉब्लम जताई कि आपके डायनेस्टी में पहले जजिया या फिर पिलग्रिमेज टैक्स रहा करता था, वो हमें पसंद नहीं है। सो व्हेन ही जॉइंड एन अलायंस विद द राजपूत किंग्स, सबसे पहले पिलग्रिमेज टैक्स और जजिया हटा दिया गया। जो अकबर की हिंदू वाइफ थी जिसका नाम दिया गया मरियम उस जमानी, द मैरी ऑफ हर एज, वो अपने महल में भगवान की वर्शिप कर सकती थी, जो काफ़ी लोगों को नापसंद भी था।
कई उलेमाज ने इस पर आपत्ति उठाई थी, लेकिन अकबर ने कहा कि अगर मेरी वाइफ हिंदू है एंड शी वांट्स टू वर्शिप, शी कैन वर्शिप। ये वाला मंदिर आज भी आप देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी कैपिटल के अंदर, जो मरियम उस जमानी का पैलेस है उसके अंदर ये वाला मंदिर बना हुआ है। हालांकि वहां पर आज के समय मूर्ति नहीं है, प्रोबेबली बाद में मूर्ति हटा दी गई होगी, लेकिन जो मंदिर का स्ट्रक्चर है वो आज भी अंदर पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है। जहां तक अकबर के खुद के धर्म का सवाल था, तो अकबर अपने खुद की लाइफ में ही वॉज अ वेरी बिग बिलीवर इन गॉड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। शुरुआती समय में अल्लाह में बहुत अच्छी बिलीफ थी, रिलीजन में बहुत बढ़िया बिलीफ थी, लेकिन धीरे धीरे अकबर स्केप्टिक बनता जाता है। स्केप्टिक का मतलब ये वो व्यक्ति है जो रिलीजन को चैलेंज कर रहा है, उसे पूरा भरोसा नहीं है, उसे कोई फैक्ट चाहिए, कोई रैशनल थॉट बताओ आपकी क्यों ये चीज़ ऐसी है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि बाद में अकबर कई रिलीजन्स के साथ डिस्कशन शुरू करेगा और ये डिस्कशन जो है इबादत खाना में होंगे। तो नंबर 1, अकबर ने अपना कैपिटल आगरा से शिफ्ट करने के लिए सोचा फतेहपुर सीकरी की तरफ, विच इज अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आगरा। तो क्योंकि आगरा काफ़ी बड़ा भीड़ भाड़ वाला शहर था, तो इनको एक शांत शहर नया कैपिटल बनाना था। सो ही बिल्ट अ न्यू कैपिटल इन दिस स्मॉल विलेज, और शेख चिश्ती भी यहीं रहा करते थे, तो इसीलिए इसको कैपिटल बनाया गया। तो ये फतेहपुर सीकरी एक नया कैपिटल डिजाइन करना स्टार्ट किया गया 1569 में, एंड बाय 1575 इट वॉज कंप्लीटली रेडी। और यहीं पर इबादत खाना नाम की एक बिल्डिंग बनाई गई, और इस इबादत खाना में यहाँ पर अकबर बैठकर कई रिलीजियस फिगर्स के साथ चर्चा करता था। तो अकबर ने इनवाइट किया हर धर्म के लोगों को, इस्लामिक उलेमास को, हिंदू पंडित्स को, जैन भिक्षुओं को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ज़ोरास्ट्रियनिज्म्स को, इवन पोर्चुगीज कैथलिक क्लर्जी को भी भेजते हैं यहाँ पर, और ये सब मिलकर रिलीजियस पॉलिसीज पर डिस्कशन करते थे। तो अकबर ने कोशिश करी कि इन सब के अंदर से बेस्ट नॉलेज क्या है वो निकाल कर मैं उसके अनुसार चलूँ। तो शुरू में जो मुस्लिम उलेमाज हैं उनके आर्ग्यूमेंट सुनकर अकबर काफ़ी नाराज़ हो जाता है, एंड ही डिड नॉट लाइक कि उलेमाज इंटरफेयर कर रहे हैं उसके पॉलिटिकल मैटर्स में। इनफैक्ट ये पूरा डिस्कशन जब शुरू होता है तो मुस्लिम उलेमा कहते हैं कि आपको ये डिस्कशन करने की आवश्यकता ही क्या है, यू शुड बिलीव इन योर ओन रिलीजन, दूसरे धर्मों के बारे में आप ज़्यादा जानकारी मत जुटाओ, और जैसा हम आपको कहते हैं वैसा आप अपनी रिलीजियस पॉलिसी अपने एम्पायर में रखिए, यू शुड नॉट अबॉलिश टैक्सेस लाइक जिजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स एटसेट्रा। तो इस बात से अकबर काफ़ी नाराज़ हो जाता है, एंड काफ़ी समय तक वो मुस्लिम उलेमास को इन डिस्कशन से बाहर भी कर देता है। अल्टीमेटली 3-4 साल के डिस्कशन के बाद अकबर को ये समझ में आता है कि हर धर्म के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, और कोशिश ये होती है कि बेस्ट चीज़ें निकाल कर अपना एक नया धर्म बनाया जाए। तो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। 1579 में अकबर एक डिक्री यानी कि एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी करता है जिसको कहा जाता है महजर। ये महजर क्या है? इट इज सिंपली अ गवर्नमेंट ऑर्डर। जैसे आज के समय सरकार एक सरकारी आदेश निकालती है, उस प्रकार का एक ऑर्डर पास किया जाता है जो कहता है कि धार्मिक मामलों में भी उलेमा की नहीं बल्कि एम्परर या बादशाह की चलेगी। जो बादशाह कहेगा वही फाइनल कॉल माना जाएगा, वही फाइनल वर्डिक्ट होगा किसी भी मामले में, अगर कोई धर्म से रिलेटेड मामला है तो। पहले क्या होता था, हमेशा सल्तनत टाइम पीरियड में एंड इवन अर्लियर मुगल टाइम पीरियड में उलेमाज यूज्ड टू हैव द फाइनल से इन रिलीजियस अफेयर्स। धार्मिक मामलों में जो उलेमा कहते थे वही होता था, वही चलता था, लेकिन अकबर ने इस चीज को टर्न कर दिया। तो एक तरह से उसने बादशाह की पोजीशन को और इंपॉर्टेंट बना दिया। द पोजीशन ऑफ बादशाह इज मेड मच मोर इंपॉर्टेंट बाय अकबर एंड ही असर्ट्स हिज रिलीजियस पावर्स। लेकिन इससे उलेमा नाराज हो जाते हैं। इनफैक्ट अकबर को काफिर भी घोषित कर दिया जाता है और अकबर के खिलाफ फतवा, बादशाह के खिलाफ फतवा जारी कर दिया जाता है कई उलेमास के द्वारा। हालांकि देखो पावर किसके पास होती है, बादशाह के पास। आर्मी भेजी, सारे उलेमा शांत हो गए। इसके बाद 1582 में अकबर एक नया रिलीजन चालू करता है जिसका नाम है दीन इलाही। अब ये दीन इलाही क्या है? तो दीन इलाही एक ऐसा धर्म है जिसमें सभी धर्मों का निचोड़ या सभी धर्मों की बेस्ट प्रैक्टिसेस ली गई हैं और मकसद ये है कि सभी धर्मों के बीच में ब्रिज कर दिया जाए इस गैप को। कॉमन चीज़ें, बेस्ट चीज़ें लेकर आप एक नया धर्म बनाएं। और जो फिलॉसफी है इस धर्म के पीछे उसको कहा जाता है सुलह कुल। सुलह का मतलब होता है किसी के बीच में शांति संवाद स्थापित करना। तो आज भी ये शब्द काफ़ी कॉमन है, उर्दू और हिंदी दोनों में यूज होता है सुलह। इट मीन्स पीस। तो सुलह कुल मीन्स द पीस बिटवीन डिफरेंट रिलीजन। ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड का प्रिंसिपल लेकर नया रिलीजन चालू किया जाता है दीन इलाही। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इस रिलीजन में अकबर अपने आप को गॉड घोषित करवा देता है। अकबर कहता है कि अब भैया कोई तो भगवान होगा ना, तो मैं ही बन जाता हूं भगवान। सो आई एम द न्यू गॉड ऑफ दिस रिलीजन, और जो भी इस नए धर्म को शामिल करेगा या ज्वाइन करेगा वो मेरे प्रति वफादार रहेगा। सो यू हैव टू पे ओबीसियंस टू मी। अब इस बात से कई लोग नाराज हैं। ऑफ कोर्स उलेमा तो नाराज चल ही रहे हैं, लेकिन ये धर्म ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं हो पाता है। पहली बात, लोगों को समझ में नहीं आया कि ये धर्म में है क्या, करना क्या है। अच्छा, बादशाह को इंपॉर्टेंस देनी है वो तो हम वैसे ही देते हैं। तो कुल मिलाकर इस धर्म के 19 फॉलोअर्स बने जो ऑफिशियली इसे ज्वाइन करते हैं, और वो सारे उसके मेनली नवरत्न और कोर्ट मेंबर्स थे। सो दिस रिलीजन नेवर रियली कॉट अप विद द पीपल। हालांकि ये ऑन पेपर बहुत अच्छा था, लेकिन पब्लिकली ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। तो महजर इज अ गवर्नमेंट ऑर्डर एंड दीन इलाही इज अ न्यू रिलीजन। ये दोनों की घटनाक्रम जो होते हैं इनके ईयर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अकबर ने अपने इस टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी को और आगे बढ़ाते हुए समाज सुधार करने की कोशिश करी।
सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। हालांकि ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं धरातल पर नहीं उतर पाए, आम जनता कभी भी इनको फॉलो नहीं करती है, लेकिन ऑफिशियली इनके लिए ऑर्डर्स जारी किए गए। तो विडो रीमैरिज को लीगलाइज कर दिया गया। माइनर विडोज जो अभी तक अपने पति के साथ रहने नहीं गई हैं और अगर वो विधवा हो जाती हैं तो फिर उन्हें सती नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से सती को बैन कर दिया गया था, हालांकि टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। ओके, ऐसा नहीं कि आउटराइट बैन था, बट यस, सती वाज बैंड ओवर हियर। फिर शादी की उम्र लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 16 तय कर दी गई। हालांकि ये सारी चीजें धरातल पर फॉलो नहीं हो रही थी, पब्लिकली इतनी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करी जा रही थी, बट स्टिल ही ट्राइड। फिर आते हैं अकबर के मेजर रिफॉर्म पर, जो कि है लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म। तो लैंड रेवेन्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी राजा, कोई भी सल्तनत, कोई भी बादशाह जब तक टैक्स अच्छे से कलेक्ट नहीं कर सकता तब तक उसका रूल स्टेबल नहीं होता है। तो अकबर ने अपने इस रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया। सबसे पहले एनुअल असेसमेंट शुरू किया गया। हर साल ये देखा जाएगा कि कितनी फसल उग रही है, कितना फसल हो रहा है हर किसान के खेत में, उसके अनुसार रेवेन्यू लिया जाएगा। पहले क्या होता था, फिक्स कर देते थे कि भाई तुम्हारी जमीन इतनी अच्छी है तो अब चाहे बारिश हो, अकाल पड़े, कुछ भी हो, तुम्हें इतना टैक्स तो देना ही है। वो सिस्टम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए एनुअल असेसमेंट हर साल जाकर किया जाने लगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम आते हैं। एवरी ईयर यू गो, एवरी ईयर यू चेक, उसमें फिर आपके ऑफिशियल्स एकदम ऑनेस्ट होने चाहिए। अगर कोई भ्रष्ट है तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएंगी। तो यहां पर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और चेक्स एंड बैलेंसेस लाने के लिए कई प्रकार के ऑफिशियल्स लाए जाते हैं। तो सबसे पहला ऑफिशियल है कानूनगो। कानूनगो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं और कानूनगोज का मेन काम ये होता था कि जाकर आप घर घर में, या नॉट घर घर में, खेत खेत में देखिए कि कितना फसल हो रहा है। तो कानूनगो और अन्य कुछ लोकल ऑफिशियल्स जाकर देखते थे, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे और उन्हीं के आधार पर टैक्स कलेक्शन का काम होता था। तो कानूनगो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और करोड़ी नाम का एक ऑफिसर जाकर रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। ये वाला सिस्टम 1573 के बाद लाया गया। जितने भी मेजर रिफॉर्म्स हैं अकबर के, वो सारे 1570 के बाद ही आते हैं, क्योंकि उसके पहले तो वो लड़ाइयों में बिजी था, राइट। तो करोड़ी का काम है कि रेवेन्यू कलेक्ट करो और ये भी देखो कि कानूनगो सही से रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी खेत के अंदर 200 किलोग्राम अनाज हुआ है और उसने रिपोर्ट किया सिर्फ 150 ताकि टैक्स कमाए, बाकी का अपनी जेब में डाल लो, कहीं ऐसा ना हो। तो दोनों एक दूसरे पर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाकर चल रहे हैं। अब ये जो रेवेन्यू सिस्टम है, इसको रिफॉर्म करने का मेजर श्रेय जाता है राजा टोडरमल को। राजा टोडरमल एक हिंदू राजा थे जो पहले सूर्य एम्पायर के अंदर भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर थे। लेटर ऑन अकबर ने जब अपनी सत्ता स्थापित करी तो अकबर को पता चला कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, इनको काफी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो उन्हें अपने प्रशासन में शामिल कर लिया गया। राजा टोडरमल जो हैं ये 1580 में एक नया सिस्टम लागू करते हैं जिसको कहा जाता है दहशाला सिस्टम या जब्ती सिस्टम। ये दोनों एक ही हैं। दहशाला का मतलब होता है 10 ईयर्स, 10 साल। तो कुल मिलाकर जो कानूनगो और करोड़ी की रिपोर्ट्स आती हैं कि सर इतना टैक्स आ रहा है हर साल, तो उन्होंने 1570s में हर साल की रिपोर्ट को एनालाइज किया, 1570 का पूरा डेटा कलेक्ट किया और 1580 में उन्होंने ये तय किया कि जो 10 साल का डेटा है उसके अनुसार 10 साल का एवरेज निकालकर वो फिक्स कर दो कि इतना टैक्स देना पड़ेगा। और जब्ती सिस्टम में क्या है कि एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स प्लस एवरेज प्राइसेस इन लास्ट 10 ईयर्स, ये दोनों देखी गई कि जो फसल उग रही है उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है और कितना एवरेज प्रोड्यूस आ रहा है। तो ये दोनों चीजें मिक्स करके एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया जाता है जो किसानों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि अब आपने एवरेज देख लिया 10 साल का, तो उसमें बाढ़ भी आ गई, अकाल भी आ गया, सूखा भी, सब कुछ आ गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर खेत के अंदर हर साल 200 किलोग्राम उपज होगी। कभी बारिश ज्यादा हो गई तो 250 भी हो सकती है, कभी अकाल पड़ा तो 150 भी हो सकती है, भीषण अकाल पड़ा तो कुछ नहीं होगा, 0 भी हो सकता है। लेकिन जब आप 10 साल का एवरेज ले लोगे तो मे बी यू विल गेट द एवरेज फिगर ऑफ 175 kg। उसके अनुसार आप टैक्स का फिगर फाइनलाइज कर सकते हो। टैक्स देना कितना होता था? 1/3। जो भी आपने उगाया है उसका 33% राज्य को जाएगा, जो थोड़ा सा ज्यादा था। पहले स्टैंडर्ड हुआ करता था 1/6, लेकिन 1/6 से 1/3 के बीच में जनरली वेरी करता है। नॉर्मली 1/4 के आसपास लेते थे जो भी राजा हैं, तो 1/3 यहां पर टैक्स लिया जा रहा है। तो ये 1/3 ऑफ एवरेज प्रोड्यूस है और ये कैश में देना है। किसान को कहा जा रहा है कि आप अपना अनाज जो है उसको बेच दो और मंडी में या फिर कहीं पर भी, और उससे जो पैसा आता है वो हमें दे दो। लेकिन ये हर जगह फॉलो नहीं होता है। एट सम प्लेसेस जब उन्हें आर्मी वगैरह के लिए अनाज की जरूरत है तो वो डायरेक्टली किसानों से अनाज भी ले लेते हैं। वो डिपेंड करता है, रीजन टू रीजन चेंज होगा। इसके बाद लैंड मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज किया गया। इलाही बीघा वो स्टैंडर्डाइज कि 1 बीघा जमीन इतनी होगी, ये तय कर दिया जाता है। और उसके बाद पर बीघा कैलकुलेशन होगी और हर बीघा के अंदर कितनी उपज है। तो जैसे आज मैं किलोग्राम में बात कर रहा हूं, उस समय चलता था मण। इसको लिखा जाता है इंग्लिश के अंदर ऐसे NDS, लेकिन प्रोनाउंस होता है मण। तो एक मण में कितने ग्राम या किलोग्राम होते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में मुझे आंसर करके बताइएगा, ठीक है। ये मण वाला जो सिस्टम है ये आज भी कई लोग फॉलो करते हैं। चलिए, तो दहशाला सिस्टम जो है इसने 1570s का डेटा लेकर सारा रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन ये परमानेंट नहीं है।
ये प्रावधान रखा गया कि भविष्य में कभी पता चलता है कि इसमें चेंजेस करने की जरूरत है तो चेंजेस कर देंगे। तो वन टाइम फिक्सेशन ऑफ प्राइस नहीं है, ये स्टेट आगे इसको मॉडिफाई कर सकता है। मान लो पता चला कि 1580 और 90 के दशक के बीच में कुछ बहुत मेजर चेंज हो गया एवरेज में, इस वाले एवरेज में, तो उसको आगे बदल दिया जाएगा। लेकिन हाँ, 10 ईयर्स के लिए उसको फिक्स कर दिया। 70 और 80 के डेटा के अनुसार आपने 80 से 90 के लिए टैक्स को फिक्स कर दिया। तो इससे क्या है कि किसान भी थोड़ा सा आश्वस्त है, उसे पता है कि फिक्स टैक्सेशन रहेगा, इतना टैक्सेशन है, 33% हमारा एवरेज देखकर निकाला गया है, तो उसके लिए भी ईजी है। कभी ज़्यादा उपज हो गई तो वो उस साल अपने लिए पैसे रख लेगा, अगले साल बचाकर अगले साल टैक्स दे देगा। सो दिस इज हाउ इट वेंट। लेकिन उसमें भी देखो रिबेट दिया जाता था। अगर कभी अकाल हुआ और जीरो है तो ऐसा नहीं कि उस साल भी उससे टैक्स लिया जाएगा, उन्हें रेमिशन मिलते थे। किसानों को रेमिशन दिया जाता था जब कभी क्रॉप फेलियर है, ड्रॉट है, फ्लड्स है, तो इस मामले में काफ़ी रियायत बरती जाती थी। और किसानों की जो उपज है उसकी प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लाया गया जिसमें लोकल प्राइसेस को माना जाता है। अगर आप एक किसान है कहीं उत्तर प्रदेश के एरिया में, तो दिल्ली के प्राइसेस नहीं कैलकुलेट होंगे, प्राइसेस कैलकुलेट होंगे आपके लोकल क्षेत्र के, लोकल प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी। तो ओवरऑल किसानों के लिए सिस्टम थोड़ा सा अच्छा था। और जितने भी परगनाज हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दिया गया जहां एक जैसी फसल होती है। मान लीजिए कि कहीं पर केवल बाजरे की फसल हो रही है तो उस परगना को दूसरे परगना के साथ जोड़कर वहां पर वो कॉमन फॉर्मूला लागू कर दिया गया। अब ये परगना क्या होता है आगे आपको बताऊंगा। ये जब्ती सिस्टम नॉर्थ इंडिया के अंदर तो पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, लाहौर से इलाहाबाद तक, यानी कि जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का क्षेत्र है इसमें लागू था, मालवा में भी लागू था, गुजरात में भी था। जैसे जैसे और टेरिटरीज इनके पास आती जाती है वहां पर लागू कर देंगे। लेकिन अकबर के टाइम पर ये डेक्कन वाले इलाकों में लागू नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां स्टेबिलिटी नहीं है, दे आर स्टिल फाइटिंग वॉर्स इन द डेक्कन। इसके साथ ही किसानों का एक फेवरेट सिस्टम यहां पर लागू किया गया जो था बटाई। तो ये सिस्टम काफी पुराना है, पहले भी यूज होता था, इसको अकबर ने फिर से लागू कर दिया, बटाई या गल्ला बख्शी। इसका मतलब यह है कि जब फसल खड़ी हो चुकी है खेत में या फिर फसल कट चुकी है, उसके बाद में डिवीजन किया जाएगा, बांटा जाएगा, इसीलिए इसको बटाई कहा जाता है। देन इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड द फार्मर। तो जब बटाई होती है तब कोई ना कोई रेवेन्यू का ऑफिसर आकर खड़ा रहेगा, देखेगा कि आपके खेत में क्या उपज हो रही है। किसान इसको काफी फेयर सिस्टम मानते थे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, अगर कोई ऑनेस्ट नहीं है तो फिर वो इसके अंदर गड़बड़ कर सकता है। दैट इज वाई इट रिक्वायर्ड ऑनेस्ट ऑफिसर्स, और इसीलिए दोनों चेक्स एंड बैलेंसेस बनाकर रखते थे, कानून गो और करोड़ीज। फिर देखिए एक नसक सिस्टम भी है। ये नसक सिस्टम क्या है? रफ कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेएबल बाय द पेजेंट ऑन बेसिस ऑफ व्हाट ही हैड बीन पेइंग इन द पास्ट। तो जहां पर दशाला सिस्टम या जब्ती लागू नहीं हुई थी वहां पर उन्होंने ये सिस्टम पहले लागू कर दिया कि नसक यानी कि जो पहले आप देते आ रहे थे उसी के बेसिस पर हम एवरेज कैलकुलेट करके आपका टैक्स वसूल लेंगे, और इस एस्टिमेशन को कनकूट कहा जाता था। तो ये टर्म्स जो हैं ये आपसे यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। तो नसक क्या है, कनकूट क्या है, बटाई क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक और फेवरेट सवाल एग्जामिनर्स का था कि जमीन की कैटेगरी को डिसाइड किया गया। सो द क्वालिटी ऑफ लैंड, उसके अनुसार डिवीजन किया जाता है। तो सबसे पहली प्रकार की हाईएस्ट क्वालिटी जमीन थी पोलज। पोलज वो जमीन है जिस पर हर साल खेती होती थी, इसको खाली छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसकी ये काफ़ी उपजाऊ जमीन है, उर्वरक क्षमता इसकी बहुत अच्छी है, तो हर साल इस पर आप खेती कर सकते हो। सेकेंड कैटेगरी की जमीन होगी परती या परौती, मोस्टली इसको परती ही कहते हैं। तो ये परती क्या है? ये ऐसी जमीन है जिसमें आप 2 साल में एक फसल ले सकते हो, या फिर अगर आपने 2 साल खेती कर ली लगातार इस पर, तो तीसरे साल इसको खाली छोड़ना पड़ेगा। खाली क्यों छोड़ना पड़ेगा? ताकि जमीन में नेचुरल न्यूट्रिएंट्स फिर से आ सकें। जमीन या सॉइल को भी रिचार्ज करना पड़ता है। आज के समय में तो हम फर्टिलाइजर्स डाल लेते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। पहले आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं थे, तो जमीन को नेचुरली फर्टिलाइज होने में समय लगता है, इसीलिए उसे 1 साल 2 साल खाली भी छोड़ना पड़ता था। तो परती वो जमीन है जिसको 1 या 2 साल में खाली छोड़ना पड़ेगा। तीसरी कैटेगरी की जमीन होती थी चाचर, जिसमें 3 या 4 साल में एक बार खेती होगी। सो वंस इन एवरी 3 ईयर्स। तो आपने 2 साल उसको खाली छोड़ा, फिर 1 साल खेती करी, फिर 2 साल खाली छोड़ा, इस तरह का सिस्टम चल रहा है, तो वो चाचर जमीन कहलाती है। तो ये थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी की जमीन है। और चौथी क्वालिटी होगी बंजर। तो बंजर का मतलब ये नहीं कि उसमें कभी कुछ नहीं उगता है, बंजर का मतलब ये है कि उसमें 5 साल में एक बार फसल होती है, आपको 4-5 साल बाद में उसे खाली छोड़ना पड़ेगा। नॉट मोर देन वंस इन 5 ईयर्स यू कैन टेक अ क्रॉप इन दैट। तो ये बंजर जमीन है, ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी की जमीन होती थी। तो ये 4 कैटेगरी की जमीनें हैं और इनके अनुसार टैक्सेशन कैलकुलेट होता था। और किसको पोलत जमीन में जागीर दी जाएगी, किसको परती जमीन में मिलेगी, वो डिपेंड करता था आपकी मनसब रैंक के अनुसार। आगे बताऊंगा मनसबदारी वगैरह क्या है। किसानों को लोन दिए जाते थे, टक्कावी लोन। ये टक्कावी लोन पहले सल्तनत पीरियड में भी थे, हमने देखा था, सीड, इंप्लीमेंट, एनिमल्स, इनके लिए। और यहाँ पर जो जमींदार हैं उनको हेरिडिटरी राइट दे दिया गया कि आप जो प्रोड्यूस है उसमें से अपना हिस्सा रखोगे। अब ये जमींदारी सिस्टम जो है ये एक तरह से पहले जो फ्यूडल सिस्टम था उसी का कंटिन्यूएशन है। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि जमींदारी तब्दील हो जाएगी मनसबदारी में। तो जमींदार टर्म जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक काफी लोकलाइज टर्म है। यहां पर इसको अंग्रेजों वाले जमींदारी सिस्टम से कंफ्यूज मत करना।
तो यहाँ पर जो जमींदार हैं लोकल, उनको ये राइट है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकें और स्टेट को आगे पास ऑन कर सकें। लेकिन किसान का भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी ज़मीन पर खेती हमेशा कर सके। हेरिडिटरी राइट है, अगर पिताजी कर रहे थे तो बेटे को भी अधिकार होगा कि वो उसी ज़मीन पर खेती करे, बशर्ते वो अपना समय पर टैक्स दे रहा है। एज लॉन्ग एज आप टैक्स दे रहे हैं, आपको उस ज़मीन से निकाला नहीं जा सकता। तो किसानों के पास भी कुछ हेरिडिटरी राइट्स हैं ज़मीन पर। अब आते हैं मनसबदारी सिस्टम पर। मनसबदारी सिस्टम के ओरिजिन को माना जाता है चंगेज खान के सिस्टम में। चंगेज खान वॉज अ मंगोल लीडर जिसने मंगोल एम्पायर की स्थापना करी थी। चंगेज खान वॉज अलाइव इन द अर्ली 1200s। पहले भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, मंगबरनी को भूले तो नहीं हो ना। तो इस समय जब अकबर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहा है मनसबदारी का, उस समय चंगेज खान को मरे हुए 350 साल हो चुके हैं। लेकिन वो जो सिस्टम है वो मंगोल्स ने अपना लिया था, कहाँ, सेंट्रल एशिया में, और वही सिस्टम वो यहाँ पर लागू करते हैं इन अ मच मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो मनसबदारी में देखो चंगेज खान का सिस्टम क्या था, पहले तो ये समझ लो। चंगेज खान ने अपनी आर्मी को डेसिमल बेसिस पे अरेंज किया था। लोएस्ट कमांड होती थी 10 सैनिकों की, 10 सैनिकों पर एक ऑफिसर है, फिर 100 सैनिकों पर एक ऑफिसर होता था, फिर 1000 पर एक, फिर 10,000 पर एक। तो इसीलिए ये 1000 की जो संख्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। इनफैक्ट मंगोल आर्मी के जो 1000 आर्मी के यूनिट्स होते थे, उन्हीं के वंशज आज हजारा कम्युनिटी के लोग हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहते हैं। तो वो मानते हैं कि हम हजारा इसीलिए कहलाते हैं बिकॉज वी आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द मंगोल आर्मीज। क्लियर, क्योंकि मंगोल्स ने वो वाला एरिया कॉन्कर कर लिया था, अफगानिस्तान वाला जो रीजन है। तो यहां पर 1000, फिर देन 10,000 वाज द यूनिट, और 10,000 की आर्मी को लीड करना एक बड़ी बात होती थी। 10,000 की आर्मी को जनरली प्रिंसेस लीड करते थे। प्रिंसेस मतलब राजा के बेटे, चंगेज खान के परिवार के लोग, उसके भाई, ये लोग 10,000 की आर्मी को कंट्रोल करेंगे। सो 10,000 इज अ लार्ज मंगोल आर्मी। इस तरह की 2 या 3 आर्मी अगर एक साथ आ गई तो भाई साहब शामत है आपकी। तो ये जो डेसिमल सिस्टम है ना, मनसबदारी इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। हालांकि ऐसा ही एक सिस्टम पहले इक्तेदारी भी था, इक्तेदारी सिस्टम भी पहले था सल्तनत टाइम पीरियड में, उसी का ये एक तरह का कंटिन्यूएशन है। लेकिन यहां पर सिविल और मिलिट्री ड्यूटीज दोनों को रखा गया है और नंबरिंग करी गई है। ये नंबरिंग इक्तेदारी में नहीं थी, ये चंगेज खान वाले सिस्टम से इंस्पायर होकर करी गई। तो मनसबदारी सिस्टम बेसिकली जितनी भी नोबिलिटी है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े खानदान का व्यक्ति है, ये राजा का कोई कजिन है, ये अकबर का कोई दूर का रिश्तेदार है, उन सभी को एक रैंक दिया जाएगा। अब आप चाहे जो भी हो, मुगल एम्पायर में आपकी एक रैंक है, और वही रैंक क्या बताती है, आपका कद, दैट इज योर जात, दैट इज योर सैलरी एंड स्टेटस। और उसी जात के अनुसार आपको सवार रखने होंगे, दैट इज घुड़सवार। तो रैंकिंग होती थी मनसब की फ्रॉम 10 to 5000। हालांकि अकबर के बाद में ये रैंकिंग 5000, 10,000, 15,000 तक भी पहुंच गई थी, बट यूजुअली रैंकिंग 10 to 5000 होती थी। हाईएस्ट रैंक वॉज 5000, जो टॉप नोबल्स को मिलता था। सिर्फ जो राजा के बेटे हैं, बादशाह के जो बेटे वगैरह होते हैं, उनको कई बार 7,000 या 8,000 की रैंकिंग मिल जाती थी, वरना हाईएस्ट रैंक 5000 ही होती थी। अब इस रैंकिंग का मतलब क्या है? पहली बात तो देखो, एक ये जान लो कि अकबर को कोई बहुत ही खास था या कोई बड़ी लड़ाई जीत कर आ गया तो उसका मनसब बढ़ जाता था, तो ये एक तरह का प्रमोशन है। तो मिर्जा अजीज कोका और राजा मान सिंह इकलौते 2 मनसबदार थे जिनको 7000 की रैंक दी गई थी, अपार्ट फ्रॉम द बादशाह's ओन सन्स। बादशाह के बेटे को तो मिलेगी ही मिलेगी हाई रैंक, लेकिन उसके अलावा किसी को दी गई तो वो इन 2 लोगों को दी गई थी, क्योंकि इन्होंने कई सारे युद्ध जीते थे फॉर द मुगल आर्मीज। तो अब ये जो रैंक है मनसब की, ये किस तरह से एक्सप्लेन करी जाती है? देखो, मान लो कि आप एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर हैं, आपकी रैंक है 1000, तो आप कहलाएंगे 1000 के मनसबदार। अब 1000 हो गई आपकी जात, इसी के अनुसार आपको स्टेट सैलरी देगा। बिकॉज यू आर अ स्टेटस ऑफ 1000, आपको सैलरी भी, मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि 1000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बदले में आपको क्या करना है, स्टेट को 1000 घुड़सवार सप्लाई करने हैं जब भी आर्मी की जरूरत पड़ती है। तब मान लीजिए कहीं कैंपेन चलाना है महाराणा प्रताप के खिलाफ, तो आपको एक मैसेज आएगा कि भाई साहब आप 1000 के मनसबदार हैं, 1000 घुड़सवार भेज दीजिए। अब उस समय आप मना नहीं कर सकते कि मैं 1000 घुड़सवार नहीं भेज सकता, मेरे पास 1000 सोल्जर्स नहीं है। अगर आप कहते हो कि हाइपोथेटिकली कि सर मैं तो 500 ही ला सकता हूं, तो फिर अगले ही दिन आपकी जात भी 500 कर दी जाएगी कि बेटा तुम 1000 की जात लेकर या सैलरी लेकर बैठे हो, तो फिर तुम्हें कम से कम 1000 घुड़सवार तो सप्लाई करने ही हैं। तो ये सवार और जात का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। लेकिन फिर मनसबदारी के अंदर भी देखो 3 कैटेगरी के मनसबदार होते थे। जो टॉप रैंक होल्डर्स हैं, उनसे उम्मीद करी जाती थी कि आप एग्जैक्टली अगर 2000 के जात के मनसबदार हैं तो 2000 घुड़सवार रखेंगे। लेकिन जो थोड़े लोअर स्टेटस के हैं, जैसे कि जिसकी रैंक है 200 या 300, तो उसके केस में ऐसा होता था कि आप अगर 200 रैंक के हैं तो आपको 100 घुड़सवार देने हैं, हाफ द नंबर ऑफ सवार। अगर आप और छोटे लेवल के हैं, मान लीजिए यू आर अ मनसबदार ऑफ 100 स्टेटस, 100 आपकी जात है, तो आपको कई बार हो सकता है कि केवल 66 या 67 घुड़सवार देने हो। तो वो डिपेंड करता था, क्योंकि कभी कभी ये मनसब जो है होली मैन को भी दे दिया जाता था। होली मैन का क्या मतलब है, कोई पीर फकीर बाबा या कोई सूफी सेंट हो गए तो उनको भी ये मनसबदारी दे दी जाती थी। छोटे मनसबदारी देते थे 100 या 200 की, ताकि उनका जो रख रखाव है, भरण पोषण है, वो हो सके। तो
तो ऐसे केस में उनको कई बार ये भी माफ कर दिया जाता था कि आपको घुड़सवार नहीं भेजने थे, ऑल्दो दिस वाज रेयर, और ये थोड़ा बाद में शुरू हुआ था। अकबर के टाइम पे जब स्टार्टिंग हुई थी इस सिस्टम की, उस समय तो यही सिस्टम था कि जात के जितने आपको सवार भेजने हैं, और अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हो तो आपको हाफ भेजने हैं। तो अगर आप मान लीजिए 500 जात के मनसबदार हैं, एटलीस्ट 250 तो आपको भेजने ही पड़ेंगे। अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर आपकी रैंक कम कर दी जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये मनसबदारी सिस्टम नॉन हेरिडिटरी था। अगर आपके पिताजी 1000 के मनसबदार थे तो जरूरी नहीं है कि बेटा भी 1000 का बने। दिस वॉज डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी। आप पहले लड़ाई लड़ो एक सोल्जर के तौर पर, आप अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करो, शानदार लीडरशिप क्वालिटीज दिखाओ, तब आपको धीरे धीरे 100, 200, 500 फिर 1000 का मनसब दिया जाएगा, और उसी के अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। ये सैलरी कैश में भी दी जा सकती थी, मोस्टली कैश में ही दी जाती थी, इसीलिए इनको किसानों से भी कैश चाहिए था। लेकिन कभी कभी ये लोकल एरिया का रेवेन्यू दे देते थे कि जिस एरिया के आप मनसबदार हैं उस एरिया का आपको रेवेन्यू मिल गया। अब ये कौन सा एरिया है, तो देखो मनसबदार सारे दिल्ली में नहीं बैठे रहते थे, इन मनसबदारों को भेजा जाता था इन डिफरेंट एरियाज। डिफरेंट एरिया का मतलब मान लीजिए कि एक मनसबदार है, उसको आपने भेज दिया इलाहाबाद या आज के समय जो प्रयागराज है, तो इलाहाबाद और उसके आसपास के सारे गांवों से जो रेवेन्यू आएगा वो मनसबदार के पास जाएगा। तो उसमें से जितना उसका सैलरी बनता है वो रख लेगा, बाकी सारा स्टेट के पास चला जाएगा, दैट इज दिल्ली या आगरा कैपिटल में चला जाएगा। तो यहां पर उनको जागीर दी जाती थी। जो एरियाज उनको दिए गए उसको कहते थे जागीर। जागीर इज नथिंग बट अ रेवेन्यू असाइनमेंट। अगर आपको दिया जा रहा है आगरा की जागीर या आपको दी जा रही है इलाहाबाद की जागीर, इसका मतलब आप जाकर वहां पर रेवेन्यू असाइनमेंट करेंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, साथ साथ में आपको वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, और जब भी जरूरत पड़ी तो उस क्षेत्र से आप 1000 सैनिकों को लेकर, घुड़सवारों को लेकर, नॉट जस्ट एनी सोल्जर बल्कि 1000 घुड़सवारों को लेकर आएंगे। तो ये जागीर जो है, इसी से टर्म आगे आता है जागीरदारी सिस्टम, जिसको आगे मॉडिफाई करके जमींदारी कर दिया गया। और ये जो मनसब्स हैं ये चेंज होते रहते थे और ट्रांसफरेबल थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जमींदारी ट्रेडिशनली हेरिडिटरी मानी जाती थी और वो लो लेवल पर होती है। मनसबदार्स को ट्रांसफर किया जाता था। अगर मान सिंह को भेजा गया है कहीं पर प्रयागराज में, तो मान सिंह वहीं पर नहीं बैठे रहेंगे, ही कैन बी शिफ्टेड टू मालवा ऑल्सो, जो होता भी था। तो आपको मालवा की जागीर दे दी जाएगी, आपको 5000 का मनसब दे दिया, अब आप जाइए मालवा के गांव के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। सो यू आर काइंड ऑफ अ लोकल आईएएस ऑफिसर। अगर आप देखोगे तो आज के समय का पैरेलल अगर मैं निकालूं, लिख मत देना कहीं पर वैसे ये मेंस के आंसर में कि आईएएस ऑफिसर थे, पर एक मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, कुछ कुछ वैसा ही सिस्टम है कि केंद्र सरकार आपको रिक्रूट करती है, काम आप जाकर स्टेट के लिए करते हो, और आपका ट्रांसफर वगैरह सरकार कहीं पर भी कभी भी कर सकती है, और आपको पूरे पूरे जिले संभालने पड़ते हैं, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉ एंड ऑर्डर, ऑल्सो द टैक्स कलेक्शन एटसेट्रा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ये जो मनसब्स हैं इसमें प्रमोशन, डिमोशन, जी हाँ डिमोशन भी होता था। आपने परफॉर्म नहीं किया तो 1000 से 500 पे आ जाओगे। ये सारा काम बादशाह अकबर खुद करेगा। अकबर के पास रिपोर्ट जाएगी आपकी हर लड़ाई के बाद में कि सर इसने बहुत अच्छा काम किया, तो अकबर उसको बुलाएगा, स्वागत सत्कार किया जाएगा, फिर उसकी रैंक बढ़ाई जाएगी, नहीं तो डिमोशन भी हो जाता था। तो ये मनसब देना, प्रमोशन, डिमोशन, ये सब कुछ अकबर के हाथ में था। डायरेक्टली अकबर यूज्ड टू डू इट, और कोई नहीं करता था बीच में। हाँ रिपोर्ट देखो कोई ना कोई प्रस्तुत करेगा, लेकिन द फाइनल कॉल विल बी फ्रॉम द एम्परर हिमसेल्फ। तो इससे क्या होता है कि हाईएस्ट लेवल तक आपकी चेक्स एंड बैलेंसेस बन रही हैं। अच्छा, ये पूरा मनसबदारी सिस्टम जो है सूबेदार के पैरेलल में चल रहा है। सूबेदार का मतलब क्या है, तो देखो अकबर ने अपने पूरे एम्पायर को 12 सूबों में बांट दिया था। सूबा मीन्स सिंपली समथिंग लाइक अ स्टेट। जैसे आज के समय भारत में राज्य होते हैं, वैसे ही मुगल एम्पायर में सूबा होता था। हर सूबे में एक सूबेदार है, समथिंग लाइक अ गवर्नर और अ चीफ मिनिस्टर, और ये मनसबदार जो है इन सूबेदार के एडमिनिस्ट्रेशन के पैरेलल में है। तो अगर आगरा से किसी को मालवा भेजा गया है तो यहां पर मालवा में कम से कम 10-15 बड़े बड़े मनसबदार होंगे, और ये सारे मनसबदार सूबेदार वाले सिस्टम के साथ पैरेलल में काम कर रहे हैं। तो दोनों पर चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहते हैं। एक्चुअली में टैक्स कलेक्शन वाला काम सूबेदार और उसके ऑफिसर्स का है, तो वो भी अपना काम करेंगे, मनसबदार भी पैरेलली उन पर नजर रखेंगे कि कहीं ये सूबेदार बगावत करने की तो नहीं सोच रहा, कहीं ये खुद बादशाह अकबर को हटाकर बादशाह बनने के सपने तो नहीं संजो रहा। तो दोनों पर चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहते थे, सूबेदार पर भी और मनसबदार पर भी। यही इस पूरे सिस्टम का मकसद है, टू कीप चेक्स एंड बैलेंसेस। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये केवल सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं थी, इससे आपकी एम्पायर में सोशल प्रेस्टीज भी डिसाइड होती है। आप अगर एक बड़े मनसबदार हैं तो आपकी समाज में एक अलग ही प्रेस्टीज है, आपको अलग इवेंट्स पे इनवाइट किया जाएगा, बड़ी बड़ी शादियों में बुलाया जाएगा। तो ये जो नोबिलिटी है यहीं से डिराइव होती है। नोबिलिटी मतलब जो नोबल पीपल, जो बड़े बड़े घरानों के लोग हैं, जो बादशाह हुमायूं, बादशाह बाबर के साथ में जो लोग आए थे, उनके परिवार वालों को सबको यहाँ पर सेटल किया जाएगा। लेकिन अकबर ने एक बहुत बड़ा चेंज किया कि उसने केवल मुस्लिम नोबिलिटी को नहीं रखा, उसने अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स एंड रीजनल रेशियल ग्रुप्स को भी यहाँ पर जगह दी।
तो नॉट जस्ट द मुगल्स जो वहाँ से आए थे सेंट्रल एशिया से, बल्कि जो पठान्स अफगानिस्तान या पाकिस्तान वाले क्षेत्र के थे, राजपूत जो राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के थे, या फिर हिंदुस्तानी या अन्य लोग हैं। हिंदुस्तानी का मतलब है कि उसमें वो मुस्लिम भी शामिल हो गए जो यहाँ के रीसेंट कन्वर्ट्स हैं, उनको भी नोबिलिटी में शामिल किया गया। सो ही मेड ऑल द डिफरेंट ग्रुप्स कम टुगेदर इन द मनसबदारी सिस्टम। तो आपको बड़े मनसबदार राजपूत भी देखने को मिलेंगे, पठान्स भी, मुगल्स भी, हिंदुस्तानी भी, उज़्बेक्स भी, सभी लोग। ये सिस्टम क्यों लाया गया, इसके पीछे बड़ा रीजन यही था कि उज़्बेक्स जो इनिशियली आए थे वो काफ़ी ताकतवर थे। उज़्बेक्स ने कई बार बगावत करी थी, उन्होंने हुमायूं को भी परेशान किया था, उज़्बेक्स ने अकबर को भी परेशान किया था। तो अकबर का ये टारगेट था कि केवल जो अपने साथ आए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना आ जाएं, तो उनके ऊपर भी एक चेक्स एंड बैलेंस रहना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई इंक्लूड पठान्स, राजपूत, हिंदुस्तानी, एवरीवन। इनिशियली सल्तनत पीरियड में एक बहुत बड़ा चेंज था। सल्तनत पीरियड में इनको किसी को स्थान नहीं मिलता था नोबिलिटी में। इट वॉज वेरी रेयर फॉर एन इंडियन कन्वर्ट मुस्लिम टू गेट प्लेस इन द नोबिलिटी ड्यूरिंग द सल्तनत टाइम पीरियड। लेकिन अब यहाँ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ये चेंजेस हो गए, तो यहाँ पर नोबिलिटी काफ़ी डाइवर्स होती जा रही है। लेटर ऑन हम ये देखते हैं कि 17th सेंचुरी में यहाँ पर और भी रिलीजियस या रेशियल ग्रुप शामिल हो जाएंगे। मराठास विल बिकम मनसबदार्स। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि छत्रपति शिवाजी भी एक समय पर एक बहुत बड़े मनसबदार थे। जाट्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस मनसबदारी सिस्टम। जितने भी रेशियल ग्रुप्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो सभी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। एवरीबडी विल बी गिवन अ प्लेस इन द नोबिलिटी। ये सब होगा बाय द वे टाइम जब आएगा शाहजहां या औरंगजेब का, उस समय। एक तो ये भी था कि पैरोकियलिज्म को यहाँ पर अवॉइड किया जाता था। पैरोकियलिज्म मतलब पुरानी सोच। तो जैसे कि अगर आप एक मनसबदार है, मान लीजिए 5000 के, यू आर अ मुगल मनसबदार, आप आए हैं अकबर के, हुमायूं के फैमिली के साथ, तो आपको ऐसा नहीं कि केवल अपने ही लोगों को रिक्रूट करना है अपनी आर्मी में। जब आपको 5000 घुड़सवार भेजने हैं तो आप उनको मेंटेन करोगे ना। तो ये एक तरह की आपकी छोटी सी आर्मी हो गई जो आपको मेंटेन रखनी है। इनको लेकर आप अपने मनसब वाले एरिया में, जागीर वाले एरिया में जाओगे, वहीं पर रहोगे। तो ऐसे में शुरू में पहले जैसे मुगल्स केवल मुगल्स को रिक्रूट करते थे, राजपूत केवल राजपूत आर्मीज को रिक्रूट करते थे। ये सिस्टम बाद में बदला गया। दोनों को कहा गया कि आप मिक्स आर्मी रखेंगे। जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो भी हिंदू आर्मीज को रिक्रूट करेंगे, हिंदू सोल्जर्स को रिक्रूट करेंगे, एंड हिंदूज को भी कहा गया, राजपूत को भी कहा गया कि आप भी मुस्लिम्स या दूसरे जो पठान्स हैं उनको भी रिक्रूट कीजिए। मकसद यही था कि डाइवर्सिटी बनी रहे, कोई बगावत करने की ना सोचे। फिर इसके अंदर हर ग्रुप में, जैसे बड़ा मनसबदार है उसके ग्रुप में बॉमैन होंगे यानी कि तीरंदाज होंगे, मस्केटियर जो बंदूकें चलाते हैं, सैपर्स होंगे जो बम बारूद या ब्रिजेस वगैरह को बनाना जानते हैं, माइनर्स होंगे जो गड्ढा खोद के दीवारों के नीचे बम रख देंगे जिससे कि बड़ी बड़ी किलों की दीवारें तोड़ी जा सके। तो ये सारे स्पेशलिस्ट सोल्जर रिक्रूट किए जाते थे। तो आज के समय भी आर्मीज ऐसे ही होती हैं। आर्मी के ग्रुप्स होते हैं। जैसे अगर कोई एक बहुत बड़ा आर्मी का कॉन्टिंजेंट है तो उसमें सारे लोग ऐसे नहीं है जो बंदूक चलाते हैं। यू विल हैव पीपल जो उसमें इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, इस तरह से यूनिट्स बनाई जाती है। तो कुछ वही वाला सिस्टम यहाँ पर मुगल आर्मीज ने बनाया, एंड दैट इज द रीजन कि इनकी आर्मीज बड़ी सक्सेसफुल रही, क्योंकि इन्होंने आर्मी के एडमिनिस्ट्रेशन पर, आर्मी के स्ट्रक्चर पर काफ़ी ध्यान दिया था। और ये सारा जो सिस्टम है ये मुगल आर्मीज को काफ़ी पावरफुल बना देता है। फिर आते हैं गवर्नमेंट सिस्टम पर। तो देखिए गवर्नमेंट में मैंने आपको जागीर वाला सिस्टम समझा दिया है। जागीर नोबल्स या रॉयल फैमिलीज को मिलती थी, रानियों को भी मिलती थी। ठीक है, जो वाइफ होती है, वाइफ्स को भी, बादशाह के वाइफ को भी जागीर अलॉट की जाती थी। उससे जो पैसा आता है वो उनका पर्सनल पैसा हो जाएगा। लेकिन कुछ एरियाज होते थे खालिसा या खालसा। इन खालसा इनकम से, खालसा गांव की जो इनकम है वो सीधे दरबार में यानी कि रॉयल एक्सचेकर में जाएगी। ना तो वहां कोई जमींदार होगा, ना कोई मनसबदार होगा। सम विलेजेस और सम एरियाज वेर डायरेक्टली खालसा। कई बार बादशाह का मूड नहीं है कि जैसे आगरा है, अब आगरा कैपिटल है तो आगरा में किसी को मनसबदार नहीं बनाना है। दिस एरिया विल बी डायरेक्टली गवर्न, सो इट इज समथिंग लाइक अ यूनियन टेरिटरी। जैसे आज के समय यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट होता है, कुछ वैसा हो गया। फिर इनाम गांव होते थे। इनाम क्या होते थे? ये दिए जाते थे पढ़े लिखे लोगों को, पीर फकीर, कई सूफी सेंट्स हैं, इनको ये दे दिए जाते हैं इनाम गांव। जैसे म्यूजिशियन है, अब तानसेन पर बहुत ज़्यादा अकबर खुश हो गए तो उनको दे देंगे कि आपको 5 गांव इनाम में दे दिए, या ये 10 गांव इनाम में दे दिए। अब इन इनाम गांव से उनको सोल्जर लेकर नहीं आने हैं, उनको केवल वहां से जो टैक्स आता है वो अपने जेब में डालना है। दैट इज देयर सैलरी, एक तरह से वो उनकी सैलरी हो चुकी है। तो ये रिलीजियस पर्सन्स को भी दिया जाता था, म्यूजिशियंस या इस तरह के जो लर्नेड मैन हैं उनको भी दिया जाता था। 1580 में पूरा एम्पायर 12 सूबों में ऑफिशियली विभाजित किया जाता है। बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा, गुजरात। और यही सिस्टम मोर और लेस अगले 200 साल तक चलेगा। तो अभी ये जो 12 सूबे बनाए गए ना, इसमें कुछ एडिशंस भी होंगे लेटर ऑन। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा ये जोड़े जाएंगे तो सूबों की संख्या बढ़ जाएगी, बट मोर और लेस यही वाले सूबे चलते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 150-200 ईयर्स। इन सूबों को और सब यूनिट्स में डिवाइड किया जाता था जिनको परगना और सरकार कहते थे। ये सब यूनिट पहले भी होते थे, और इन सब यूनिट्स के जो ऑफिसर्स के नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार सारे ऑफिसर्स बता दूंगा, लेकिन ये सरकार वाले याद रखना, फौजदार और अमलगुजार
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो सब यूनिट देख लो। सूबा सबसे बड़ा है, समथिंग लाइक अ स्टेट, जैसे आज के समय में राज्य होते हैं। सरकार इज समथिंग लाइक अ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अधीन आएगा परगना। परगना को आप कह सकते हैं जैसे तहसील होती है, एक तहसील के अंदर 20, 25, 40 गांव हो सकते हैं, और सबसे छोटी यूनिट है विलेज। तो ये 4 लेवल पर सरकार चलती थी। द गवर्नमेंट वॉज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ऊपर वो भी है, आगरा का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, केंद्र सरकार, वो चलेगी। उसके बाद सूबा, फिर सरकार, फिर परगना, लास्ट जो होगा विलेज होगा। अब इन ऑफिसर्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं। तो स्लाइड पर मैं लिखूंगा, साथ ही में आपको भी लिखना है, एक पेन और पेपर अपने पास रख लीजिए। तो सबसे पहले आता है सूबा, ठीक है। देन सेकेंड नंबर इज सरकार, देन वी हैव परगना, देन वी हैव विलेज। अब ये जो डिविजन्स हैं इनके अंदर ऑफिसर्स देख लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो कौन क्या कर रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक तो आएगा आपका सूबेदार, हु इज लाइक द एग्जीक्यूटिव हेड। सूबेदार का काम एक तरह से चीफ मिनिस्टर या गवर्नर का जो काम होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, वो काम हो गया। फिर यहां पर एक ऑफिसर होगा बख्शी। तो एक होता है सेंटर में मीर बख्शी, वो हो जाएगा पूरी आर्मी का हेड। और यहां पर जो ये बख्शी है, ये उस सूबे के अंदर मनसबदारों पर नजर रखेगा कि ये लोग अपनी आर्मी को ठीक से ट्रेन वेन तो कर रहे हैं, इनके घोड़े वगैरह तो ठीक हैं, सब कुछ अच्छे से मेंटेन तो हो रहा है। जब आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो पहले बख्शी को मैसेज जाता है, बख्शी सारे मनसबदारों को बोलेगा कि आ जाओ आर्मी लेकर। सो बख्शी इज द मिलिट्री ऑफिसर। फिर रेवेन्यू का काम वो देखेगा दीवान। सो देर विल बी अ दीवान इन ईच सूबा जो रेवेन्यू का काम देख रहा है। अब जब मैं आर लिख रहा हूं तो इसका मतलब समझ जाना रेवेन्यू, ई लिख रहा हूं इसका मतलब एग्जीक्यूटिव काम है। ये सेम काम सरकार के स्तर पर कौन कर रहा है? सरकार में 2 ऑफिसर हैं, जो सूबेदार वाला काम है वो एग्जीक्यूटिव या फिर लॉ एंड ऑर्डर का वो करेगा फौजदार। तो इसकी ड्यूटी जो है वो एक तरह से पुलिस वाला काम है। और फौजदार को आप कह सकते हो कि ये एक तरह का एसपी है जिले का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो आज पोजीशन है, कुछ कुछ वैसी ही पोजीशन है ये। तो इसीलिए आज भी आप देखेंगे कि क्रिमिनल मामलों को फौजदारी मामला कहा जाता है अदालतों में, खास करके निचली अदालतों में। तो फौजदार का क्या काम है? लॉ एंड ऑर्डर। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से ये पुलिसिंग, पी लिख लो या मिलिट्री, एम लिख लो। हालांकि इसको आर्मी लेकर कहीं नहीं जाना होता है, वो मनसबदार का काम है, इसका काम नहीं है। तो फौजदार लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, एग्जीक्यूटिव हेड है, तो ई लिख लो, ई वुड बी बेटर, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसके पास है। फिर उसके बाद जो रेवेन्यू वाला काम है वो यहां पर देखेगा अमल गुजार। तो अमल गुजार इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल जो रेवेन्यू का काम देख रहा है सरकार के स्तर पर। फिर ये सेम काम परगना में कौन कर रहा है? तो परगना में ऑफिसर का नाम है शिकदर। शिकदर इज द एग्जीक्यूटिव हेड जो लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहा है साथ साथ में। और परगना में जो रेवेन्यू का काम कर रहे हैं उन ऑफिसर्स को कहा जा रहा है अमील या आमीन। ये दोनों टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं इंटरचेंजेबली। तो रेवेन्यू के ये वाले ऑफिसर हो गए। तो सरकार और परगना जो है ये यूनिट्स ध्यान में रखिएगा। अब आप कह सकते हो कि आज के समय के जो आईएएस ऑफिसर होते हैं क्या वो फौजदार है? हाँ, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि फौजदार, अमल गुजार, जो भी कह लो, मोर लाइक एन अमल गुजार और एन आमील। तो आमील तो वैसे एसडीएम हो जाएगा, स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो जाएगा। अमल गुजार वुड बी समवॉट लाइक एन आईएएस ऑफिसर, ये एक आईपीएस ऑफिसर। अगेन बता रहा हूँ, एग्जाम में लिख कर मत आ जाना कि ये आईपीएस और आईएएस थे, नंबर कट जाएंगे। ये आपको केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है। फिर गाँव के स्तर पर जो ऑफिसर है उसका नाम होता है मुकद्दम। अब ये जो मुकदम है ये कहीं सेंट्रल अपॉइंटेड नहीं होता है, ये सरकारों के द्वारा अपॉइंटेड नहीं है। गांव के ही कोई मुखिया जी टाइप के जो आदमी होते हैं उनको मुकदम बना दिया जाता है। और जो लोकल स्तर पर रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं पटवारी। पटवारी ये नाम आज भी इस्तेमाल होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, इनफैक्ट साउथ इंडिया में भी। तो ये मेनली रेवेन्यू का काम गाँव गाँव में देखता है। अब जो मैंने पहले कानून को बताए थे वो कानून को ही अल्टीमेटली अमीन या अमील बन जाते हैं या फिर पटवारी वाला काम भी करते हैं। तो ये पैरेलल में चल रहा है, कानून गो भी होते हैं। ये परगना और विलेज के लेवल पर कानून गोज भी काम करते हैं, बाद में उनको अमील भी कहा जाने लगा। और करोड़ीज भी काम करते हैं कलेक्शन का। तो करोड़ी पटवारी के साथ ही जाकर रेवेन्यू कलेक्शन का काम करेगा। तो ये मेन ऑफिसर्स हैं। अब इसमें क्या होता है ना, ये सारे ऑफिसर केंद्र के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। विलेज वालों को छोड़ दो, लेकिन ये सूबा, सरकार, परगना लेवल तक के जो ऑफिसर्स हैं ये केंद्र के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट आती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जो शहर हैं, सिटीज, उनके अंदर एक ऑफिसर है जिसको कहा जाएगा कोतवाल। कोतवाल आपने शब्द सुना होगा, आज भी काफ़ी पॉपुलर है। कहीं भी किसी भी पुराने शहर में चले जाओ नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पर जो सिटी के अंदर वाला एरिया होता है उसको कोतवाली कहा जाता है। वहाँ जो थाना होगा वो कोतवाली थाना होगा। तो कोतवाल क्या होता था? इट इज़ लाइक एन पुलिस ऑफिसर। तो जो शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का काम है वो कोतवाल का काम हो जाएगा। मान लीजिए आगरा शहर है, दिल्ली शहर है, इलाहाबाद शहर है, इन सिटीज़ के अंदर जो 4 दीवारी के अंदर शहर बसे हुए थे उनमें सिक्योरिटी का काम ये ऑफिसर देखेगा, कोतवाल। वैसे ही जो बड़े बड़े किले थे वहाँ पर एक होता था किलेदार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं जो मैंने आपको बताए। ये सारे इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको अच्छे से याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन पर।
कि बड़ा क्या था, सूबा, सरकार, परगना, विलेज, विच इज़ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, या फिर साइज़ के अनुसार ऑर्डर, या फिर जो ऑफिसर है उसकी पोजीशन किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। फिर आ जाओ सेंट्रल लेवल पर, जो केंद्र में सरकार है वहाँ पर पहले वकील नाम का एक ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट होता था। बैरम खान हैड द पोस्ट ऑफ वकील, लेकिन बैरम खान ने जब प्रॉब्लम्स खड़ी किए अकबर के सामने, तो अकबर ने उसके बाद से वकील की पोजीशन को बहुत ही कमज़ोर बना दिया। पहले वकील बहुत इंपॉर्टेंट होता था सल्तनत टाइम पीरियड में, मुगल पीरियड में वकील इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। वजीर भी पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब भी वजीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वजीर जो है उसका एक और नाम था दीवाने आला, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड है। तो दीवाने आला जो है जैसे राजा टोडरमल के अधीन था, तो अब टोडरमल इतने पावरफुल नहीं है जितने सल्तनत टाइम पीरियड के वजीर हुआ करते थे। तो ये वजीर और वकील के जो पोस्ट है इनका थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया। कहने को नाम कोई वजीर हो आप, लेकिन पावर आपके पास एक फाइनेंस मिनिस्टर जितनी ही है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जितनी है, एंड ही इज़ नॉट द हाईएस्ट अमंग द नोबल्स। फिर आता है मीर बख्शी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, ये चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है। ये आप ऐसे व्यक्ति को बनाओगे जिस पर आपको पूरा भरोसा है। ये मीर बख्शी ही उस स्टेट लेवल के बख्शी वाला जो ऑफिसर है इनसे कोऑर्डिनेट करेगा और इनसे पूछता रहेगा कि हाँ भैया सबकी आर्मीज वगैरह टाइम टू टाइम रेडी तो रह रही हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो आ तो जाएंगी। फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे जिनको बरीद कहा जाता था, न्यूज़ रिपोर्टर या फिर ये इंटेलिजेंस खुफिया विभाग के लोग हो गए, वाक्या नवीस इनको कहा जाता है। तो ये वाक्या बताते हैं कि अच्छा ये चल रहा है, नॉट नेसेसरीली खुफिया रिपोर्ट, जैसे इन जनरल क्या चल रहा है उस सूबे में, उस प्रांत में, उस सरकार में, तो वहाँ से वाक्या नवीस आते रहते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको भेजती रहती थी बरीद्स और वाक्या नवीस को। जुडिशरी जो है वो मोस्टली इस्लामिक रूल के अकॉर्डिंग या इस्लामिक लॉज के अकॉर्डिंग चलती थी, इसीलिए इसको संभालेंगे चीफ काजी। तो चीफ काजी विल बी समवन अमंग द उलेमाज। तो उलेमाज जो है वो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को चीफ काजी बनाया जाएगा। तो ये काम है जुडिशरी का इनको, कि कोई भी अगर लॉ एंड ऑर्डर टाइप डिस्प्यूट आ गया सिविल, तो वो चीफ काजी के द्वारा देखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर का खुद का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अकबर ने ये परंपरा बना दी कि जो भी बादशाह होगा वो आम लोगों से मिलेगा। कैसे? दीवाने आम नाम का एक बड़ा सा हॉल बनाओ, इस तरह का पिलर्ड हॉल, और इसमें बना दो एक झरोका जहाँ पर खुद बादशाह बैठेगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा ऑर्नेट सा बना हुआ है। तो इस तरह का दीवाने आम और दीवाने खास देखा जाता है आगरा के किले में, फिर दिल्ली के किले में, लाल किले में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर के किले में। तो ये सारे जो हॉल्स बनाए गए इनमें दीवाने आम होता था आम लोगों के लिए। आम व्यक्ति के पास में ये परमिशन थी कि वो दीवाने आम में जाकर कुछ भी दरख्वास्त कर सकता है, पिटीशन कर सकता है। उसको लग रहा है कि सर टैक्स बहुत ज़्यादा है, नमक पर टैक्स लगा दिया सर आपने, तो आप जाकर वहाँ पिटीशन कर सकते हो। तो इससे जनता के बीच में अकबर की पॉपुलैरिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है, बिकॉज वो डायरेक्टली जनता से डील करता है। लेकिन जो स्टेट के मैटर्स हैं कि भैया मनसबदारी की रैंक किसके ऊपर करनी है, किसके नीचे करनी है, ये वाले डिस्कशन होते थे दीवाने खास में, जहां वो अपने मंत्रियों से और खास लोगों से मिला करता था। सो देयर वाज अ दीवाने आम एंड दीवाने खास इन ऑल द मेजर पैलेसेस एंड फोर्ट्स। क्लियर? ये दिल्ली वाला है जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिल्ली का दीवाने खास और दीवाने आम है। ये दीवाने खास है फतेहपुर सीकरी का। तो जैसे दीवाने आम तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये दीवाने खास जो है ये थोड़ा रिलेटिवली छोटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये मुलाकात होती थी। अब आ जाते हैं लिटरेचर पर। तो अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसको लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट था, और इसके जो बेस्ट फ्रेंड या बहुत अच्छे बचपन के साथी थे अबुल फजल और फैज़ी, इनको इन्होंने काम पर लगाया कि आप लिखो, बहुत कुछ करो आप, यू ट्राई एंड राइट एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल, यू ट्राई एंड ट्रांसलेट एज मैनी बुक्स एज पॉसिबल। तो अबुल फजल ने अकबर के दौर की सबसे इंपॉर्टेंट किताब लिखी जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा इज़ अ 3 वॉल्यूम बुक। इसमें 3 हिस्से हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 अकबर की पर्सनल स्टोरी को बताते हैं। इसीलिए हमें अकबर के बारे में इतनी डिटेल पता है, क्योंकि ये किताब जो है अच्छे से सर्वाइव करती है आज भी। ये पूरा इसका जो फुल इलस्ट्रेटेड एडिशन है, इट इज़ देयर, जो ओरिजिनल किताब लिखी गई थी वो आज भी मौजूद है। ठीक है, तो ये अकबरनामा जो है इसमें पार्ट 1 और 2 बताते हैं अकबर की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, मुगल फैमिली की हिस्ट्री के बारे में। लेकिन जो तीसरा पार्ट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेशन और अभी सब आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब आईने अकबरी से निकाला गया है। सो आईने अकबरी का मतलब है कि अकबर का जो शासन है वो कैसा है, उसके बारे में डिटेल है। तो आईने अकबरी को कई लोग एक अलग किताब मानते हैं, कई स्कॉलर्स इसको अकबरनामा का ही पार्ट मानते हैं। यूपीएससी दोनों पर सवाल पूछ चुका है कि आईने अकबरी क्या है, इज इट अ पार्ट ऑफ अकबरनामा? यस। इज इट कंसिडर्ड अ सेपरेट बुक? हाँ, क्योंकि ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करती है, सोसाइटी, ज्योग्राफी, इनके बारे में बात करती है। फिर एक किताब थी बाबरनामा, जो अकबर के दादाजी की बायोग्राफी है, वो चुगतई तुर्की भाषा में लिखी गई थी, उसको ट्रांसलेट कराया गया फारसी में। रिमेंबर द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स नाउ इज फारसी और पर्शियन, क्योंकि अब ये इतना ज़्यादा पर्शिया से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं हुमायूं के टाइम पर कि ये अपनी नेटिव भाषा को छोड़ देते हैं। चुगतई तुर्की को छोड़कर ये फारसी भाषा को अपनी रॉयल लैंग्वेज बना देते हैं, और भारत में अगले 300 साल तक दरबार की भाषा या फिर आप कह सकते हो कि कोर्ट्स की भाषा फारसी रहती है, एटलीस्ट इन द नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया।
तो फारसी भाषा के अंदर अनुवाद किया गया एक तो बाबरनामा का एंड बहुत ही फेमसली महाभारत का। महाभारत को अनुवाद करके नाम रखा गया इसका रज़्मनामा। रामायण को भी ट्रांसलेट किया गया और ये ट्रांसलेशंस अबुल फजल ने किए। तो रामायण का ऐसा कोई स्पेसिफिक अलग से नाम नहीं है, महाभारत का नाम है रज़्मनामा फारसी के अंदर, और ये काफ़ी पॉपुलर हो गई थी अरबिक स्कॉलर्स के बीच में ये वाली किताब। और ये सारा ट्रांसलेशन का काम होता था, मकताब खाना नाम का एक हाउस है। तो मकताब खाना एक तरह का डिवीजन है, जैसे आज के समय में सरकारों के बुक डिवीजन्स होते हैं, प्रिंटिंग डिवीजन है, तो वैसे ट्रांसलेशन के लिए ये होता था मकताब खाना। ओके, खाना इज सिंपली अ डिपार्टमेंट। जैसे आगे एक सूरत खाना आएगा, तो सूरत खाना मतलब वहां पर पेंटिंग बन रही है, लोगों की सूरत पेंट करी जा रही है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज सूरत खाना। तोप खाना के अंदर तोप रखी जाएगी, तो ये है। फिर अकबर के दरबार में होते थे नवरत्न। अब हालांकि इसकी हिस्टोरिसिटी इतनी प्रूवन नहीं है, ये आम लोगों के बीच में ही ज़्यादा पॉपुलर है, वरना कहीं पर लिखा नहीं है किसी किताब में कि ये 9 नवरत्न थे। और नवरत्न में 9 लोगों के नाम भी फिक्स नहीं है, बस ये जो ऊपर के 8 हैं ये नाम फिक्स हैं। अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, राजा मान सिंह, बीरबल, तानसेन, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम खाने खाना। और उसके बाद 9वें नंबर पर कभी कोई मुल्ला दो प्याजा बता देता है, जो प्रॉबेबली एक हाइपोथेटिकल नाम है, हकीम हुमाम या फिर बैरम खान का नाम भी आता है, लेकिन बैरम खान की तो डेथ हो गई थी बहुत जल्दी। तो मेनली ये 8 ही हैं, लेकिन अब वो नवरत्न इन्हें कहा जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि आर्किटेक्चर में क्या हुआ था। आर्किटेक्चर में बहुत सारा डेवलपमेंट होता है। एक तो अकबर के पास बहुत टाइम था, 50 साल उसने रूल किया, तो सबसे पहले जहां पर उसने अपना कैपिटल बनाया आगरा, उस किले को रेनोवेट किया जाता है। आगरा का किला बहुत पुराना है, सिकंदर लोधी ने उसको काफ़ी रेनोवेट किया था, काफ़ी स्ट्रक्चर बनाए थे, लेकिन इट हैड फॉलन इनटू डिसरिपेयर। तो इसीलिए आगरा के किले में जो मेजर आज के समय स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं लाल पत्थर के, वो सारे अकबर ने बनवाए थे। तो डिस्टिंक्टली हम देख सकते हैं कि जो ये आज के समय में आगरा के किले की स्ट्रक्चर्स हैं, ये अकबर के द्वारा बनवाए गए, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्ट। अक्सर लोग यहाँ जाते नहीं हैं, ताजमहल घूम कर आ जाते हैं आगरा में, बट कभी अगर आप आगरा जाएं तो किले को जरूर विजिट करना। इट्स अ ब्यूटीफुल फोर्ट एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्ट, आपको देखने को मिलेगा। इसमें फोर्टिफिकेशन देखो आप, ये बुर्ज कितने बड़े बड़े हैं, इतना बड़ा बुर्ज है। गेट जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर है ताकि उस पर कोई डायरेक्ट हमला ना कर सके। देयर इज अ आउटर वॉल, देयर इज अ इनर वॉल, सॉरी ये आउटर है, ये इनर वॉल है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खाई खोदी गई है, देयर इज अ बिग मोट। मोट समझते हो ना आप, एक खड्डा खोदा जाता है चारों तरफ किले के ताकि कोई उसको क्रॉस ना कर सके। तो ये फोर्टिफिकेशंस आगरा के किले को बहुत मजबूत और सुंदर बनाते हैं। फिर हुमायूं का मकबरा, जो कि 4 बाग स्टाइल में बनाया गया है। अब ये 4 बाग स्टाइल जो है ये पर्शिया से आती है, जिसमें आप गार्डन्स बनाते हैं और ये गार्डन के अंदर स्क्वायर शेप के अंदर छोटे छोटे और पार्ट्स होते हैं। तो ओवरऑल देखो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ये सैटेलाइट व्यू है इसका। तो एक तो ये पूरा डिवाइडेड होगा 4 हिस्सों में, इसके बीच में आप कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट बनाओगे या कोई फाउंटेन वगैरह लगा दोगे अगर कोई मॉन्यूमेंट नहीं है तो। एंड सब्सिक्वेंटली ये सारे हिस्से और स्क्वायर्स में डिवाइडेड हैं। सो दीज आर स्क्वायर गार्डन्स, जो छोटे छोटे स्क्वायर गार्डन मिलकर बड़ा स्क्वायर गार्डन बनाते हैं और ओवरऑल एक बड़ा स्क्वायर बनता है। इसी को कहते हैं 4 बाग स्टाइल। और ये 4 बाग स्टाइल आगे हर मुगल मॉन्यूमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्टली ये इस्तेमाल किया गया, पहली बार भारत में कहीं 4 बाग स्टाइल देखने को मिलती है तो वो हुमायूं के मकबरे में। अब हुमायूं की तो देखो एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी 1556 में, तो उसका मकबरा किसने बनवाया? तो हुमायूं की जो एक वाइफ थी उसने ये मकबरा बनवाया। शी वॉज नॉट अकबर्स मॉम, हमीदा बानू बेगम ने नहीं बनवाया था, एक फर्स्ट वाइफ थी उसकी, उसने बनवाया। पूरा खर्चा पैसा उसने दिया, लेकिन इतिहास के अंदर देखो नाम तो पेट्रियार्की के कारण अकबर का ही आएगा कि अकबर के समय काल में हुमायूं का मकबरा बनाया जाता है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। यहाँ पर पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को इंडियन आर्किटेक्चरल, राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के साथ फ्यूज़ किया गया, छतरी वगैरह यहाँ पर बनाई गई, और ये ताजमहल का प्रिकर्सर माना जाता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो अगर यहाँ पर आप 4 मीनार लगा दो साइड में कॉर्नर पे, तो वो एक तरह से बन गया ना ताजमहल जैसा ही स्ट्रक्चर है, बस वो मार्बल से बना हुआ है, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल बोथ। तो हुमायूं का टूम है दिल्ली में, 4 बाग स्टाइल में ये बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर आ जाओ फतेहपुर सीकरी। अकबर ने अपना एक नया कैपिटल बनाना स्टार्ट किया 1569 में, जहां पर शेख सलीम चिश्ती रहा करते थे, उसी जगह पर। द विलेज वॉज कॉल्ड सीकरी। फतेहपुर उसको अकबर ने नाम दिया था, और यहाँ पर उसने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बनवाए, अपना महल, सलीम चिश्ती की बाद में दरगाह बनती है, और ये सबसे बड़ा गेट जिसको कहा जाता है बुलंद दरवाज़ा। ये बुलंद दरवाज़ा बहुत ही बड़ा गेट है, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्चवे ऑफ इंडिया, और ये बनाया गया था टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ वन पर्टिकुलर एरिया। उस जगह का नाम मैंने कमेंट में पिछली बार भी पूछा था, फिर से पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा कैंपेन था जिसमें जीत के बाद कमेमोरेट करने के लिए बुलंद दरवाज़ा बनाया गया। बेसिकली दिस इज अ कमेमोरेशन ऑफ ऑल द अकबर्स विक्ट्रीज, ठीक है। उसके बाद ये फतेहपुर सीकरी कैपिटल रहता है 71 से 85 के बीच में। तो आगरा कैपिटल अकबर ने छोड़ दिया इन 1571। ही बिल्ट अ न्यू सिटी एंड ही केम टू दिस न्यू सिटी। 71 से 85 के बीच में यहाँ कैपिटल रहता है। 85 में कैपिटल इनको शिफ्ट करना पड़ा लाहौर, क्योंकि वहाँ पर अफगान्स ने बगावत कर दी थी, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। दैट इज वाई दे वेंट टू लाहौर। लेटर ऑन फिर से ड्यूरिंग द लास्ट पीरियड ऑफ हिज लाइफ अराउंड 1597 कैपिटल फिर से आगरा आ जाता है,
ठीक है, फतेहपुर सीकरी को इन्होंने छोड़ दिया 1585 में। रीजन बताया जाता है कि पानी की कमी रहती थी यहाँ पर, इसीलिए इसे छोड़ दिया गया। फाइनली ये है अकबर का टूम। अब मैंने आपको एक बार सल्तनत टाइम पीरियड में बताया था कि मोस्टली इस्लामिक रूलर्स में एक परंपरा थी कि आप अपने जीते जी अपना मकबरा बना दो। बच्चों पे कोई भरोसा करता नहीं था, अपने जीते जी बढ़िया सा मकबरा बनवा के चले जाओ। अकबर ने अपने बुढ़ापे में अपना मकबरा बनाना स्टार्ट किया, बट इट वॉज नॉट कंप्लीटेड। इट वॉज कंप्लीटेड बाय हिज सन अल्टीमेटली। सन वॉज जहांगीर। तो ये अकबर का मकबरा है। इतना कोई बहुत भव्य खास नहीं बना हुआ है, आप देखोगे तो बड़ा बेसिक सा है, लेकिन वो जो चार बाग वाली स्टाइल है वो इसमें भी फॉलो होती है। और कुछ कुछ आर्चवेज वगैरह जो हैं ये बुलंद दरवाजे को कॉपी करते हुए ये आर्चवेज यहाँ पर बनाए गए। और अब आप धीरे धीरे देख रहे हो कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ताजमहल। तो यहाँ पर वो चार मीनार साइड में जोड़ दिए गए हैं। क्लियर? ये है कहाँ पर, इसकी लोकेशन ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदरा। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सिकंदरा, जो अब तो आगरा शहर का ही पार्ट बन चुकी है। उस समय आगरा से 5-10 किलोमीटर बाहर हुआ करता था ये गांव। तो यहाँ पर अकबर का मकबरा बना हुआ है। इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम करेंगे समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं जहांगीर और शाहजहां दोनों के बारे में बताऊंगा। लेक्चर का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सीसैट का हमारा कोर्स अवेल कर लो। अगर किसी को सीसैट में दिक्कत है, इम्तियाज सर लाइव बैच लेकर आ रहे हैं, ओनली फॉर 2500 रुपीज़ यू कैन गेट दिस बैच। हमारी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आप अलग से अवेल कर सकते हैं। अग्निपथ बैच के स्टूडेंट्स के लिए वो फ्री है। हमारा हिंदी का जो बैच है वो आ रहा है अगले महीने से, केवल 8,000 रुपये में हिंदी की भी पूरी बैच रहेगी। हिंदी माध्यम के टॉपर जो हैं उनको हमने पर्सपेक्टिव राउंड टेबल में बुलाया था, उनकी चर्चा ज़रूर सुनिए और पुराने पर्सपेक्टिव के एपिसोड्स भी देख सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू आवर सोशल मीडिया चैनल्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।